हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। कल हमने सुपर टेट का सिलेबस देखा था। आज उससे संबंधित मैं चैप्टर हिंदी लेके आई हूँ। हिंदी का मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला, उसको आज कवर करेंगे। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये हिंदी मैं इसलिए और लेके आई हूँ कि हिंदी सुपर टेट में 20 मार्क्स की होती है, जो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, और हिंदी हमारी मदर टंग रहती है, तो इसलिए जल्दी समझ में आ जाती है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें 20 में 20 कवर करें हम। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला वर्णों का ऐसा सुव्यवस्थित समूह, वर्णों का ऐसा सुव्यवस्थित समूह, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब ये कि वर्ण तो आपको पता ही है, वो हम बताएंगे और आगे। एक व्यवस्थित क्रम होता है, ये नहीं कि आ यहाँ है तो आ यहाँ कर दें या नीचे कर दें, हाथ छत्तरा ऊपर कर दें, ऐसा नहीं। एक क्रम होता है हर चीज़ का, उसी क्रम में जो होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होती कि उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो ये बात हो गई। अब वर्णों से मिलकर बनी है वर्णमाला। वर्णमाला बन गई। अब वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्णमाला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्वर एंड नंबर 2 में व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 एंड व्यंजन कितने होते हैं? 33 और वर्ण कितने होते हैं? 52। ये शब्द बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 11, 33 एंड 52। 11, 33 एंड 52, ये 3 शब्द बिल्कुल आपके दिमाग में होने चाहिए। 3 महत्व के अंक। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा। टेट, सी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चन आ ही जाता, 3 में से एक। अब लोग कंफ्यूज आते हैं कि 33 लगाएं या 34 लगाएं या ज़्यादातर 39 भी ऑप्शन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 3 चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए। अब जाहिर सी बात, जो सबसे छोटा है वही तो स्वर होंगे, और फिर इससे बड़ा वाला व्यंजन हो जाएगा। और दोनों वर्णमाला तो सब चीज़, सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आपसे स्वरों की बात करते हैं कि स्वर क्या है। स्वर ऐसा वर्ण जो उच्चारण में किसी और वर्ण की हेल्प ना ले। ऐसा वर्ण जो उच्चारण करने में किसी और वर्ण की हेल्प ना ले, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पर स्वर किसी की सहायता नहीं लेते, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब इतनी बात हो गई दोनों। अब स्वर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर एंड विलुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है?
ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमें सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। ठीक है, आप सबसे कम समय किसमें लगता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ एंड री। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। आ, ई, ऊ एंड री। तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, डेफिनेशन दी जाएगी और आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको समझ सबसे कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर। अब ये भी पूछा जाता है कि कितने होते हैं, तो 4 याद रखना है। अब इसमें से भी पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर कौन, इसमें से एक दे दिया जाएगा, कुछ दीर्घ स्वर दे दिए जाएंगे, तो आपको ये चारों याद रखने हैं दिमाग में। ज़्यादा कठिन बात नहीं है। छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और री, इतनी बात होगी। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जो इसकी अपेक्षा दुगुना समय ले। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लेते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? बड़ा, बड़ी एंड बड़ू एंड ए ओ एंड औ। इतनी बात समझ में आई? अंग आहा इसमें नहीं आते हैं, स्वरों की संख्या ही में नहीं आते हैं। आप देखो 11 दिए गए हैं, हमने आपको बताया था 11 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये दो नए स्वरों की संख्या में आते हैं, इनको हम बाद में अलग से पढ़ाएंगे, पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 7। अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए ओ औ। इतनी बात समझ में आई आपको? अब प्लुप्त स्वर। ये तो दुगना समय लेता है इससे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय ले, जो सबसे ज़्यादा समय ले, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा समय लगता हो, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके बीच में जहाँ तक 3 बन के आता इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ओम, ओम को हम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम उच्चारण करते हैं तो कहते हैं ओम, इस तरीके से जब तक हमारी सांस चलती है, रहती है, सांस पाते हैं, तब तक हम ओम कहते हैं। जैसे भैया भैया, इस तरीके से ये हो गया प्लुप्त स्वर। इसमें ये बीच में 3 ऐसा बन के आता है, इसी की यही पहचान होती है, ठीक है। तो आपने इतनी बात समझ ली होगी। स्वर किसे कहते हैं, चाहे आप शुरू से रिवाज करा दें। वर्ण, उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, जिनकी संख्या 52 होती है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्वर 11 और व्यंजन 33। स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर को 3 भाग में डिवाइड किया, ह्रस्व, दीर्घ एंड प्लुप्त। ह्रस्व स्वर को कहते हैं ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय हमें
सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ एंड री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए ओ औ। प्लुत स्वर जिनका समय उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा समय लगता हो, उससे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें लगभग बीच में ये 3 का निशान आ जाता है। तो आपने वर्ण समझ लिए, वर्णमाला की डेफिनेशन समझ ली, ये सब समझ लिया और स्वर समझ लिया। अब आपको व्यंजन की बारी है। चलो फिर व्यंजन भी समझा देते हैं। ये व्यंजन हमने आपको डेफिनेशन पहले ही बता रखी है, फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता जरूरत पड़ती है। जैसे कि माना कि का, ये का तब बनता है जब स्वर के साथ इस तरीके से, अभी ये व्यंजन है, इसके साथ जब छोटा आ लग जाएगा तब ये का बन जाएगा, तब हम का कह पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से व्यंजन उसे कहते हैं जिन्हें स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ये बात हो गई। अब व्यंजन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन। एंड नंबर सेकेंड, स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। एंड नंबर तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन। हिंदी में एक चीज की ये होता है कि इनके नाम से ही पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनसे मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमारी अंदर से हवा बाहर स्पर्श करती हुई आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इनकी संख्या 25 होती है। ठीक, एक का से माँ तक जो भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ दे रखा है का, खा, गा, घा, या, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बच्चे यहीं पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कहाँ से स्पर्श हो रही है, कहाँ से हवा निकल रही है, कहाँ से जीवा टच हो रही है। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। हम आपको बहुत आसान तरीके से और थोड़ी सी ट्रिक के साथ बताएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं। 5 वर्ग में फर्स्ट नंबर वर्ग को क्या कहते हैं? का वर्ग। आगे का है तो का वर्ग, आगे चा है तो चा वर्ग,
आगे टा है तो टा वर्ग, आगे ता है तो ता वर्ग, आगे पा है तो पा वर्ग। इस पर व्यंजन को 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो इसमें तो कोई कठिन बात नहीं। अगर आपको ओलम आती है, पूरी तरीके से वर्णमाला आती है कि कौन सा शब्द कहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने आपको ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये 2 अंक छोड़े हैं वो बाद में बता देंगे। ठीक, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक ख़त्म करेंगे। तो का वर्ग, का वर्ग में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएंगे, का, खा, गा, गा, यड़ा। इस तरह से चा से पूछा जाएगा, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये भी 5 हैं, चा, छा, जा, झा, इंगा। एंड टा वर्ग में पूछा जाएगा तो टा, ठा, डा, डा, अड़ा। एंड ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। ठीक, इतनी तो कोई कठिन बात नहीं है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पकड़ देगा, खाद दे देगा और आपसे पूछेगा ये कहाँ से बोला गया, कंठ से या तालु से या मूर्धा से या मूर्धा होगी या दांत से, दंत कहते हैं इसे, ठीक है, या ओष्ठ कहते हैं, दंत ओष्ठ। आपसे यही पूछा जाता है कि कंठ वाले कहाँ से बोले गए हैं, कौन से शब्द अक्षर हैं, और ये मूर्धा से कौन। सबसे सरल चीज़, कंठ कहाँ होता है हमारा, यहाँ, ठीक, सबसे नीचे कंठ है। पहले ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, का वर्ग सारा यहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। का वर्ग, आप सबसे बड़ी बात कि आप जैसे ही अक्षरों को बोलोगे खुद अपने, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही, कहाँ पे जीभ टच हो रही है, ये सब को खुद समझ में आ जाए। बस ट्रिक ये है कि नीचे से स्टार्ट करो, गले से, गला यानी कि कंठ। तो का वर्ग सारा कंठ से, का, गा, सॉरी, का, खा, गा, घा, इंगा, ठीक है, यहाँ से बोला जा रहा है, आप खुद महसूस करो। अब कंठ से जब से ऊपर की ओर आएंगे तो तालु आएगा सबसे पहले, तो चा वर्ग तालु से बोला जाएगा, चा वर्ग तालु से। तालु के बाद और आगे बढ़ेंगे तो दांत से पहले का जो हल्का सा मसूड़ा टाइप का होता है, हमारी जीभ वहाँ टच करती है। आप बोल के देखना, वहाँ पे नसें कुछ उभरी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी समझ में आएंगी, जीभ टच करके देखना आप। टा, तो टा वर्ग वहाँ से बोला जाएगा, उसे कहते हैं हम मूर्धा। कंठ यहाँ, तालु और ऊपर आओ और आगे आओ तो मूर्धा, और दांत, और मूर्धा से जब आगे आएंगे तो हाल दांत आ जाते हैं, तो आगे का वर्ग ता वर्ग दांत से बोला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आगे ओंठ आ जाते हैं तो पा वर्ग ओंठ से बोला जाएगा। तो बिल्कुल सरल है, यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे आओ और यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे आओ, ठीक है। गले, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एंड ओष्ठ, ऐसे का, चा, टा, ता, पा। लोग याद कराते रटाते हैं का, चा, टा, पत, कुछ नायक सीध। जब आपको ओलम आती है तो इनकी ज़रूरत ही क्या है, क्रम से तो वैसे भी लिखने हैं, ठीक। तो आपको अब इस टॉपिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये वाला कहाँ से बोला गया है या ये वाला कहाँ से बोला गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। का वर्ग में गला और ऊपर आओ तालु, तो चा वर्ग में तालु आ गया, और आगे की बढ़ो तो जीभ हमारे दांत के ठीक ऊपर, थोड़ा से ऊपर जाओगे तो वही नस ऐसी फूली फूली है, उसे मूर्धा कहते हैं। तो टा वर्ग वहाँ आ गया और टा वर्ग वहाँ आ गया, आगे दांत तो ता वर्ग तो वहाँ आ गया, और सबसे आगे ओंठ तो पा वर्ग वहाँ आ गया। और जब बिल्कुल भी समझ में ना आए, सिर्फ मन लगा ध्यान से बिल्कुल सोचना,
और बोलना अपने आप पता चल जाएगा कहाँ से क्या हुआ। तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन, ये इनकी संख्या 25 होती है। का से माँ तक होते हैं। ये 5 वर्गों में डिवाइड होते हैं। आपको बाकी बता दी है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एंड ओष्ठ। ठीक, चलो अब बात आती अंतस्थ। अंतस्थ मतलब बीच में। वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में उच्चारण करते हैं, ना तो वो पूरी तरीके से स्वर होते हैं ना पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 होती है। देखो हमने यहाँ तक तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब बारी आई यहाँ की, तो 4 होती है। या, रा, ला एंड वा। कुछ भी कठिन नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया, उससे पहले लघु निकाल लिए थे, हर्ष स्वर, फिर दीर्घ स्वर हो गए। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक तो सीधा पहुँच गए स्पर्श व्यंजनी में। अब बचे ये 4 शब्द यहाँ के ले लो, तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसमें बिल्कुल भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। ठीक, अब ऊष् व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अंदर से ऊष् मतलब ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है जब उच्चारण करते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं ऊष् व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे। सा एंड सा एंड सा एंड हा, इनकी संख्या भी 4 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष् व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये या, रा, ला, वा एंड ये है सा, सा, हा। तो बस संयुक्त व्यंजन बचे हैं, ये आपको कल करवा देंगे। ठीक, और इससे टॉपिक और भी आएंगे, टॉपिक धीरे धीरे आपको कवर करवाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। मेरी गारंटी है कि 20 में 20 नंबर भी आपके आएंगे, से आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़।